निवेदन करूँगा, भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि एक जजमेंट और दें, और वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब कैटेगरी पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। अम्बेडकर के नाम पे कुछ भी नाजायज करेंगे, सब का नाम अम्बेडकर का देते। बाबा साहब ने दिया था, लेकिन पर्टिकुलर जातियों के लिए नहीं दिया, खास जातियों के लिए नहीं दिया कि लगातार वही लेते रहेंगे और आजीवन। कभी नट जाति के बारे में जानते हो, कभी सपेरा जाति के बारे में जानते हो, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका पढ़ने लिखने का लेकर क्या नज़रिया है। ठीक है, पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो कहाँ क्या प्रयास है। विरोध करने वाला वही सेक्शन है जिसने मलाई खाई 70 सालों में, वही है। ये ग्राम प्रधानी चुनाव जीतने की औकात नहीं रखते अगर आरक्षण आज खत्म हो जाए, ठीक है, या आरक्षण का बंटवारा हो जाए। जब कांसीराम का कारवां आगे बढ़ता है तो दीना भाना कहीं नज़र नहीं आते। सिर्फ दीना भाना ही कहीं नज़र नहीं आते, बल्कि वो पूरी की पूरी जाति आइसोलेट हो जा रही है। तो जो आदमी 1585 का नारा दे रहा था, वो मायावती को लीडर चुन के लाता है। ये बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये एक जाति की पार्टी है और उस जाति के लोगों का ही उनमें सहयोग है, या उन्हीं के सहयोग की वो आकांक्षा भी करती है और उनको रिकॉग्नाइज करती है। जैसे अभी रिसेंटली चुनाव में जब उसकी हार हुई तो एक इंटरव्यू में मायावती ने बोला, ये बिल्कुल है, सारे लोग इसको जानते हैं, पंजाब का है, कि जैसे ही AB किया तो वहाँ का आंकड़ा AB होने के बाद का जातियों में एसेसन का देख लीजिए कि नीचे की जातियाँ ऊपर आई कि नहीं आई। वो अधिकारी भी बने, PCS भी बने और तमाम सारे पोस्टों पे चले गए। ठीक, लेकिन ये सब चीज़ें जब होंगी तो कैसे नहीं उन्हें खाता। लोकसभा में पहुँचे, सबके सहयोग ले श्रेय दे रहे हो, एक जाति को लड़ाई लड़ रहे हो एक जाति के लिए। अरे अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती अच्छी तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन तो फिर क्या है भाई। अगर मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। ठीक है, अगर सामाजिक स्थिति सुधरेगी तो सामाजिक भेदभाव भी कम होगा। ठीक नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ मामला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर कुलदीप कुमार सर प्रोफेसर हैं और सर से जानेंगे कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला आया था कि आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद भी रहा। भारत बंद में कई लोगों ने बात रखी, कई लोग उसके विरोध में भी आए, लेकिन सर इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर की क्या राय है? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम सर से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेन जी। पहली बात तो ये है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारी भी राय जानने की कोशिश की कि एक्चुअली हम क्या सोचते हैं रिजर्वेशन के वर्गीकरण के मुद्दे पर। तो पहली बात ये कि मैं सुप्रीम कोर्ट को और साथ ही साथ भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया कि आरक्षण में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। 70-75 सालों से कुछ ही जातियाँ लाइमलाइट हो रही है, उन्हीं के IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं, उन्हीं के जज बन रहे हैं, उन्हीं के मिनिस्टर बन रहे हैं, और वही लोग MP MLA का चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभाओं में जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड लोगों पर कहीं न कहीं उन्होंने थोड़ी तवज्जो दी है, थोड़ा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आज असल में वही वर्ग जो सबसे निचला तबका है कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी, जैसा कि आपने कहा था बैकवर्ड लोग चर्चा हो रही है, इन पर भी अब बात हो रही है। आपने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए? क्यों आप चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही है? किस तरह देखते हैं, क्यों सही क्यों ठहरा रहे हैं उसको? देखें, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और खुली आंखों से चीज़ें देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन होते हुए। ठीक है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो या शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचने का मामला हो, ये किसी भी तरह का किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनने में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नंबर है, कास्ट का जो इशू है, जाति का जो सवाल है कि वहाँ पर्टिकुलर जाति के लोग ही क्यों जाते हैं, ज़्यादा इनटेक उनका क्यों होता है। जैसे JNU का मैं एग्जांपल आपको दूं कि JNU में मैं 2001 में आया था और 2001 से लेकर 8 तक तो था मैं JNU में ही था। तो यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा था, चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था। बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में तो नहीं था, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा था कि JNU जैसी संस्थानों में अगर आप
जाति का आंकड़ा उठाकर देखें या एक सर्वे करा लें, और ये सारा डिटेल डेटा सब कुछ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जो तोहमत लगाया जा रहा है कि डेटा कहाँ है, सब डेटा मौजूद है। तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट के लेवल पर एक पर्टिकुलर कास्ट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरा, टीचर्स के सेंस में आओ कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टीचर्स है वो पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर जात से आ रहे हैं। तो उसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि क्या वो अपने टैलेंट के दम पर आए, एबिलिटी के दम पर आए, परीक्षा क्रैक करके आए, या कोई और जुगाड़ है। भारत में जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, भाई भतीजावाद, जातिवाद, ये तो सब होता है कि हर जाति का कंसर्न अपनी जात तक सीमित है। अभी वो इतना ब्रॉडर तो नहीं हो पाया कि वो अपनी कास्ट के बियॉन्ड जाके किसी और को सोच सके। ठीक है, यही सवाल जो है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात कह रहे हैं कि जो 80 के दशक से शुरू हुआ बहुजन समाज का मूवमेंट, तो आप देखिए कि कांसीराम का आंदोलन देखें कि जिस व्यक्ति के साथ वो शुरू होता है उसका आंदोलन, वो है दीना भाना जी, है ना। दीना भाना जी किस कास्ट के थे? सबसे निचली कम्युनिटी से थे, वाल्मीकि कम्युनिटी से थे। लेकिन जब कांसीराम का कारवां आगे बढ़ता है तो दीना भाना कहीं नज़र नहीं आते। सिर्फ दीना भाना ही कहीं नज़र नहीं आते, बल्कि वो पूरी की पूरी जाति आइसोलेट हो जा रही। तो जो आदमी 1585 का नारा दे रहा था, वो मायावती को लीडर चुन के लाता है। तो चुन के लाने के पीछे का रीज़न क्या है कि मायावती क्या बहुत टैलेंटेड या योग लेडी है। मैं उस आंदोलन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय एक्टिव हो चुका था और चीज़ें समझ रहा था। तो आप देखिए कि 80 के दशक में बहुत बड़े बड़े लीडर्स बसपा के साथ जुड़े, बहुत बड़े बड़े लोग, जिसमें सोनीलाल पटेल वगैरह बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे नाम हैं जिनका अभी तत्कालिक उसमें याद नहीं आ रहा। ये लोग जुड़े, इन्होंने हर रूप में बसपा की सेवा की, बसपा को बहुत सहयोग दिया, पैसे से भी सहयोग किया, हर रूप में। लेकिन जब ये अपने मुकाम में पहुंचती है, प्लेस एक पर्टिकुलर स्टेज पार कर लेती है, तो फिर उन लीडर्स को दरकिनार करना चालू कर देते हैं। ठीक है, यही कारण था कि सबसे पहले सोनीलाल पटेल ही सोनीलाल पटेल ही। ठीक, अब ये दरकिनार कर दिया, वो निकाल दिए गए। धीरे धीरे क्या होता है कि बसपा से ओबीसी जातियाँ लगभग ख़त्म हो गई। वो अब ना तो बसपा को पसंद कर रही है, ना उसके साथ जा रही है। अब वो धीरे धीरे एक जाति की पार्टी बनती चली होगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये एक जाति की पार्टी है, और उस जाति के लोगों का ही उनमें सहयोग है, या उन्हीं के सहयोग की वो आकांक्षा भी करती हैं और उन्हीं को रिकॉग्नाइज करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली चुनाव में जब उसकी हार हुई, तो एक इंटरव्यू में मायावती ने बोला, ये विजुअल है, सारे लोग इसको जानते हैं, कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे समाज ने, जाटो समाज ने मुझे बड़ा सहयोग किया है ना। तो सवाल ये है कि नाम संगठन का बहुजन समाज है, बाकी जातियों को आप कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, और सिर्फ जाटो समाज आपका हितैषी बना हुआ है, जाटो समाज आपको समर्थन दे रहा है। ठीक, इसके उलट मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा पिछले 8-10 चुनाव का एक आंकड़ा ले लें, डेटा ले लें, तो उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सी जातियाँ चुनाव लड़ रही हैं। ठीक, तो आप उसमें सपा का भी ले लीजिए, बसपा का भी लीजिए, कांग्रेस का भी लीजिए, भाजपा का और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी ले लीजिए, तो पता चलेगा यही जाटो और चमार समाज उन सारे दलों से भी चुनाव लड़ रहा है। तो मायावती जब क्लेम करती है कि जाटो समाज, तो कैसे उसको फिर क्लीन चिट दे रही कि वो सपोर्ट करें, या बाकी लोग ये मतलब तो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो ये क्वेश्चन मार्क है ना कि किस तरह से ये मतलब वही है कि अपने कास्ट के फिनोमेना से वो निकल ही नहीं पाई है, तो ब्रॉडर आइडिया की बात कैसे करेंगे। इसीलिए इनके साथ अब लोग नहीं जुड़ रहे। भारत में बहुजन समाज पार्टी पहली ऐसी राजनीतिक दल है, पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसके साथ व्यक्ति नहीं कटा। सपोज कि मैं जुड़ा हूँ और मेरी कुछ अनबन हो गई तो मैं हट गया, तो ये तो बात चलेगा कि इंडिविजुअल का तो ठीक है, दिख रहा है, लेकिन बहुजन समाज के साथ जातियाँ शिफ्ट हो गई, कट गई उससे। आज की डेट में
तमाम जातियां, उनसे पूछो ज़रा ये जो ईस्टर्न यूपी का जो लीडर है वो कभी सपा और भाजपा में आता जाता रहता है, वो पीला पीला जो उसका ओम प्रकाश राजभर। राजभर जी से, उनसे पूछिए कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी में आज की डेट में शामिल होना चाहते हैं या निकले क्यों, क्यों निकाला गया उनको, क्या रीज़न है। वाल्मीकि कम्युनिटी से आज की डेट में पूछ रहे, वाल्मीकि कम्युनिटी तो सबसे डाउनग्रेड है ना, जिसे लोग इंसान भी नहीं समझते, वो मानते ही नहीं कि ये लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, सेंसिबल भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे विचार भी रख सकते हैं। इन्हें तो रिकॉग्नाइज नहीं कर जाए। पूछिए उनसे, ओपिनियन लीजिए कि क्या उनके साथ है क्या, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं है। तो ये अकेला पहला राजनीतिक दल है कि बीजेपी और कांग्रेस से व्यक्ति नाराज़ होता है, बहुजन समाज पार्टी से जातियां नाराज़ हुई। ये आप बीएसपी पे बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि जो भी बहुजन समाज के काफ़ी सारी जो जाते हैं वो कहते हैं हमको बीएसपी नहीं उठाया, हमको पहचान बीएसपी दी। और बहुजन समाज पार्टी के वाले लोग कहते हैं कि बहुत सारा काम किया है, अम्बेडकर पार्क बनवाया, बहुत सारे ऐतिहासिक कामों की चर्चा होती है, और आप उनको बता रहे हैं कि जाति तक सीमित। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, मैं लगता नहीं, मतलब लोग ऐसी नहीं, लेकिन बात मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लगता है तो इसको एक बार सर्वे कर लीजिए। मैं लखनऊ पार्क की बात कर रहा हूँ, बात कर लेता हूँ। लखनऊ पार्क में तमाम महापुरुषों का लगा हुआ है। इनके जो अपनी कास्ट का जो महापुरुष है रविदास जी है ना, और बहुत सारे लोग हैं, उनकी मूर्तियाँ लगाई हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज में मान लिया आपने एक नया डिस्कोर्स पैदा कर दिया समाज में कि वो ब्राह्मण थे। अरे ब्राह्मण थे, ये कुछ थे, अगर उन तो आज समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको क्या दिक्कत है। आप चाह रहे हैं कि ब्राह्मण और वाल्मीकि के कंट्रोवर्सी में इनको उलझा दूं और बाकी मैं इधर प्लेनली खेलूं, राजनीति में भी मैं ही रहूं, एजुकेशन में भी रहूं, एकेडमिक्स में रहूं, हर जगह मैं ही रहूं। तो ये तो इनका षड्यंत्र है। तो उनको गुमराह तो उसके ये एवज में ये है कि क्या वाल्मीकि समाज से एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ कि उसकी फ़ोटो आप या उसकी मूर्ति आप लगा सके लखनऊ के पार्क में। तो ये उसी तरह से जातिगत भेदभाव द्वेष रखती हैं अपने सी छोटी जातियों से। मैंने एग्जाम्पल बताया कि वाल्मीकि एक समाज है जिसका कोई अपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया किसी भी सेंस में, और आपने लखनऊ पार्क में भी कुछ नहीं किया। तो आज जो कह रहे हैं कि हमें बहुजन समाज से आगे बढ़ाया, हमें ये किया, वो हमें वो किया, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ गया, ठीक है, बुंदेलखंड के सबसे रिमोट एरिया से आता हूँ मैं। बांदा ज़िले का एक छोटा सा तहसील है बबेरू, वहाँ से इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से होते होते कैसे मैं जेनू आ गया। जेएनयू में हमने एमफिल पीएचडी अपने दम पे की। ना तो हमें पता था कि रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, रिजर्वेशन मिलेगा भी नहीं, हमें क्या पता, क्योंकि हमारे साथ कोई है ही नहीं। तो हम किस पे विश्वास करेंगे हमारा कुछ करा देगा। तो जो भी एफर्ट है, जो भी मेहनत है, अपने दम पे करके यहाँ तक आए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसा, इन्होंने बल्कि और उल्टा काम किया कि आपने देखा कि जैसे पंजाब में AB कर दिया, ठीक है, तो उसका भी एक बार आंकड़ा ले लिया जाए, उसका भी आंकड़ा निकाल के देख लेना कि उस AB रिजर्वेशन में नीचे की जातियों को फ़ायदा हुआ कि नहीं, उनको कुछ आवाज़ मिली कि नहीं। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी ने कर दिया था AB करके, मायावती ने फटाक से ख़त्म करवा दिया। और आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें सारे लोग जो है एक रूप में, एक लय में एक ही बात कर रहे हैं, नहीं ये समाज को विघटित करेगा, समाज को विघटित। अरे समाज को विघटित करने की बात आप कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का भी कभी काम किया है क्या? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उसमें सिर्फ आपका कंट्रोल रहे, दूसरे लोग नहीं आए। तो आप एक सर्वे भी कर लीजिए, आंकड़े भी कर लीजिए कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं, क्या उसमें नट जाति है, क्या विरोध कर रही है, क्या वाल्मीकि जाति है, क्या अन्य और दलित जातियां जो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित जातियों में आती है, क्या वो विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध करने वाला वही सेक्शन है जिसने मलाई खाई है 70 सालों में, वही आगे है। जैसे कि आपने कहा कि विरोध करने वाला वही है, जैसे कि देखा जाता है कि चंद्रशेखर रावण जैसे भीम आर्मी और BSP आपस में एक दूसरे के प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं आपस एक दूसरे को लेके छड़का, लेकिन भारत बंद में दोनों लोग एक साथ रहे
और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो भारत बंद में मोस्टली चमार जाटव जो बिरादरी के लोग हैं, बिहार में पासवान हैं। जब मैंने अपने देखा, एनालाइज किया, तो इनके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आया भारत बंद में। तो देखें, बात वही है कि अगर इनको 100% समर्थन मिलता तो बहुत सारी जातियां शामिल होती, बहुत बड़ा आंदोलन बनता। जब ये कहते हैं कि हम दलित जातियों का अकेला 54% है, पहली बात तो ये फेक डेटा है कि तुमको पता ही नहीं है कि जातियों का डेटा। और ये जो बैंकरप्सी हो रही ना, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, पढ़े लिखे लोग इसको कर रहे हैं जामा, कि अकेला जाटो और चमार 54% है पूरी दलित जातियों का, और बाकी जातियों को आपने क्या किया है, उनकी अलग अलग सब कैटेगरीज को अलग अलग करके उनको आइडेंटिफाई किया, उनको क्लब नहीं किया, लेकिन अपनी उपजातियों को क्लब करके बता रहे हो ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लो गवर्नमेंट से, मैक्सिमम चीज़ें आपके उसमें आ जाए, है ना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल तथ्यपरक नहीं है। एक चीज़ और सर कही जाती कि जो लड़ेगा, जो आगे आएगा, वही तो उसी को तो साक्षात्कार मिलेंगे। जो लड़ेगा ही नहीं, जो लड़ना ही नहीं जानता है, जो आगे ही नहीं आना जानता, उसको कैसे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी? ये जो कहा जाता है, इसको किस तरह देखते हैं? अब आप देखें, जो लड़ेगा, ठीक है, हम किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है इंडिया का? आप ही बता दीजिए। इंडिया दैट इज़ भारत। फिर उसमें एक वर्ड आता है वेलफेयर स्टेट का, लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? कि लोगों को की बेहतरी के लिए राज्य काम करेगा। तो मान लीजिए मैं नहीं लड़ पाता हूँ, कमज़ोर हूँ किसी भी सेंस में, तो यहाँ स्टेट का क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट की होती है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस आदमी को खड़ा करना स्टेट का काम है, ठीक। तो ये जो मूर्खतापूर्ण जो ये बयान जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग पर्टिकुलर वर्ग के दे रहे हैं कि लड़ेगा, अरे इन्होंने कोई एक छोटा सा आंदोलन का नाम लेके बता दो जब इन्होंने कहा हो कि मेरे दम पे, मेरी जात के दम पे ये चीज़ें हमने हासिल की है। इन्होंने जब भी कॉल किया है किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी बड़े प्रोटेस्ट का, उसमें सारी जातियों का सहयोग रहता है। मैं अगर अकेला आदमी आपकी बात का समर्थन करता हूँ, मेरा मान लीजिए कि समाज नहीं है, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये श्रूडनेस है कि ये नहीं चाहते कि आपके बराबर दूसरे लोग भी आए। बेस्ट एग्जाम्पल पंजाब का है कि जैसे ही AB किया तो वहाँ का आंकड़ा AB होने के बाद का जातियों में एसर्शन का देख लीजिए कि नीचे की जातियाँ ऊपर आई कि नहीं आई। वो अधिकारी भी बने, PCS भी बने और तमाम सारे पोस्टों पे चले गए, ठीक। लेकिन ये सब चीज़ें जब होंगी तो कैसे नहीं उन्हें फ़ायदा होगा? जो कह रहे हैं कि लोग बट जाएंगे, अरे बटे ही हुए हैं, ये क्यों मान के चलते हो कि एक है? ये तो मैं तो ये जो वर्ड है ना, शेड्यूल कास्ट, दलित, ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। एक्चुअली SC का मतलब होता है बंच ऑफ सब कास्ट। शेड्यूल कास्ट में तो बहुत सारी जातियों को आपने क्लब किया है, उनको आपने बोला है, ठीक है, जिनकी सामाजिक स्थिति भी एक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चमार है, चमार झाड़ू नहीं लगाता, सही बात है, बाथरूम भी नहीं साफ करता, सही बात है, लेकिन मरा जानवर वही उठाता है, जूते वही बनाता है, आज भी बनाता है, पहले भी बनाता था, ठीक है। तो सोशल हायरार्की में थोड़े सा कि जो सबसे ज़्यादा हीनियस काम कर रहा है उससे तो लोग थोड़ा हेट करेंगे, ये तो मानता है, लेकिन आप दोनों को एक कैसे मान ले रहे हो? ये तो फिर हमारी भी समझ के प्रॉब्लम है कि अगर हम एक मान रहे हैं तो प्रॉब्लम है फिर सरकार की और सिस्टम की कि आपने एक कैसे मान लिया। तो इनमें कुछ तो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि सबसे जो ज़्यादा नीचे आदमी है उसको आप कैसे आगे करोगे। वेलफेयर स्टेट का तो यही काम है ना कि वो नीचे के लोगों को आगे बढ़ाए, और आरक्षण का मूल उद्देश्य यही था, ठीक है, कि समाज में सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फिर दूसरा तर्क आपने सुना होगा कि ये पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सवाल ये है, फिर ये कहते हैं कि IAS हो गया तो क्या होगा, अनटचेबल तो है, ठीक है।
तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? आप ये बताएं कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, ठीक है, शिक्षा था, मैं शिक्षित हो गया, ठीक। तो शिक्षा के दो अर्थ हैं। एक जो जैसे एक संगठन है वाम से, वो तो सीधे कहता है, आप सुने कभी उनके आर्गूमेंट, बोले हमारे प्रोफेसर को पढ़ना लिखना नहीं आता, ये पढ़ते ही नहीं है। तो अब अगर देते हैं लॉजिक में सुन, अगर पढ़ना लिखना नहीं है तो तुम ही खोल दो ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम ही आ जाएंगे तुम्हारे पास। खोलो ना पैरेलल, अगर कुछ है तो तुम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे। लेकिन ये शब्द कौन कहने वाले हैं? ये वही तबका है जो आरक्षण का, इस वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वही कर रहे हैं। और वो रट्टू तोते की तरह उन्हें तब, अरे एक आदमी पीएचडी किया है, उसे कुछ नहीं आ रहा है, और एक जो मूर्ख टाइप का आदमी है, कुछ नहीं, रट्टा तोते की तरह बस वही जो सिखा दिया है वो उसे रटता रहता है, वो ज़्यादा ज्ञान नहीं आ रहा। अरे हम मान लीजिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, हम मानते हैं, तो नहीं आती तो हम सीखेंगे ना। हमने ये तो क्लेम नहीं किया कि मैं फाइनल अथॉरिटी हूँ, जो कह रहा हूँ पक्का है। जो नहीं आ रहा वो सीखेंगे, और सीखने की तो ताउम्र रहती है सीखने की, है ना, सीखा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें कि अगर पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन, तो फिर क्या है भाई? अगर मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी, ठीक है। अगर सामाजिक स्थिति सुधरेगी तो सामाजिक भेदभाव भी कम होगा, ठीक नहीं होगा? तो ये पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ मामला है, बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जो इस तरह के आर्गूमेंट देते हैं ना, वो एक्चुअली आर्गूमेंट में इंगेज करके फंसा के कि आईएएस हो गया तो क्या ये हो गया। मैं ऐसे कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर को जानता हूँ जिसको कांसीराम ने खुद गाली दे के भगाया है अपने वहाँ सर, है ना। अभी भी हैं, पूरे डीजी थे उत्तर प्रदेश के, एसएन चक साहब, उन्होंने बोला मुझे, कांसीराम ने बोला भगाओ इनको, साले कांग्रेसी, ऐसे करके शब्द इस्तेमाल किया उसने, उन्होंने, कांसीराम ने। तो ये सारी चीज़ें जो ये अचानक से नहीं आती, ये आपके दिमाग में इनबिल्ड है। ये मान, आप पहले से ही अपने दिमाग में बिठा रखी है, मान चुके हैं कि मैं बड़ी जाति हूँ दलितों के बीच में, चूँकि मैं चमार हूँ। अब ये जैसे ये रावण है ना, रावण मूछें रखता है बड़ी बड़ी, ताव मारता रहता है आए दिन, लेकिन इसे कोई सेंस है, कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये पीटा नहीं जाता, लतखुर इसके साथ लतियाया नहीं जाता, और जो ठाकुरों ने किया, तो ये नेता बनता क्या? और जब नेता बना तो किसका सहयोग लिया? सारी जातियों का लिया, बन गया ना सांसद। अब बात कर रहा है सिर्फ चमारों की। अपने गांव में क्या लिखा है? द ग्रेट चमार। अगर मैं जाति व्यवस्था से, हमारी लड़ाई किसके खिलाफ? जाति व्यवस्था के, कि हमारे साथ जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें तो हम जाति के खिलाफ कर रहे हैं ना। कि मैं अगले दिन बोर्ड लगवा लूँ अपने दरवाजे पे, लिख दूँ द ग्रेट फलाना, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई तार्किक बातें हुई? तुम ब्राह्मणवाद खुद ही उस व्यवस्था में, उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मणवाद को काउंटर नहीं कर रहे। एक्चुअली नया ब्राह्मणवाद, जिसको आप कहते हैं नौ ब्राह्मणवाद, ये पन पा रहे हो उस दलित कम्युनिटी के अंदर जहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं थे कि आपके पास पैसा आ गए तो आप पैसे हैं, तो कुछ भी लंबे चौड़े से बोल लोगे। तो आप पहुँच गए लोकसभा में, पहुँचे, सबके सहयोग ले श्रेय दे रहे हो एक जाति को, लड़ाई लड़ रहे हो एक जाति के लिए। अरे तुम्हारा, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती अच्छी तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए इस वर्गीकरण के इशू को, तो तुम तो शांत बैठे हो, तुम तो बल्कि उन्हीं के साथ खड़े हो। अब वही है, मैं देख रहा था कि ये 56% लोग कहाँ गए, इनके 54%। किसी भी जिले में 4-4 आदमी भी इनके इकट्ठे नहीं, पूरी दिल्ली खुली थी, कहाँ इन्हें का प्रोटेस्ट हुआ? जंतर मंतर में जाके कर आए, तो ठीक है। फिर इस रूप का भारत बनता तो अच्छा बात है कि कम से कम लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, उनका आवागमन सुगम रहेगा बराबर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही है, ये एक खास मानसिकता के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर प्रोफेसर, जिसमें एक रतन लाल है, अच्छा हीरो बनता है ना, वो बहुत हुक्मरान बनाते हैं, खास हीरो बनता है, वह इंटेलेक्चुअल बनता है, ठीक। कहता है कैसे होगा, अभी भी ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन नीचे की जातियों के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता है? कभी उसकी बात आपने की है? ठीक। तो ये कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं?
किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये मायावती को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ये रावण को कर रहे हैं, और ये सपोर्ट के पीछे का रीज़न वही है कि ये सेम जाति से लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर यही व्यक्ति किसी निचली जाति में होता और नीचे की जाति में होता तो इसके आर्गूमेंट इंटायरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट होता है ना। जितना भी आप देखो दिल्ली में जितना ये एक सुमित चौहान है, वो जो गंजा सा है, ब्रेक नहीं कहता है कि पढ़ते लिखते नहीं है, तो कैसे होगा? पीसीएस के लिए, आईपीएस के लिए इतना चाहिए उतना चाहिए। यही अकेला दुनिया में पढ़ा लिखा है, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें कोई समझदारी नहीं है। ये मूर्ख टाइप की जो आर्गूमेंट जो ये दे रहा है ना, तुम्हें आंकड़ा अगर चाहिए तो आंकड़ा लाओ ना पहले, फिर बात करो कि है कि नहीं है, कितने पीएचडी हैं, कितने टीचर हैं, कितने नेट जेआरएफ होल्डर हैं, कितने रिसर्च में कर रहे हैं, किस किस डिफरेंट। तो आप जाके पहले डेटा लेके आओ। और ये चीज़ें कि पढ़ता लिखता नहीं है, ये कैसे? आज की डेट में कोई भी समाज हो, हम लोग जिस समाज से आए हैं और जिस परिस्थिति में आए हैं कि खाने को नहीं होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी खुद दादी थी, मार मार के स्कूल भेज कर आती थी। ठीक, स्टार्टिंग में तो बच्चा, कोई भी वर्ग का बच्चा हो जाता नहीं, समय तो लगभग ऐसे ही भेजता था स्कूल। तो एक समय के बाद एटलीस्ट पढ़ के आए ना। हाँ, तो आज की डेट में हर माँ बाप का सपना है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, पढ़ के कुछ बड़ा बने। किसी भी माँ बाप का ये सपना नहीं होगा कि उसका बच्चा बड़ा होके नाले में काम करे, किसी का नहीं होगा। तो हर किसी का सपना यही है। तो इन्होंने कैसे अनुमान लगा लिया कि ये जो जाति है वही काम करती है? वो चंद्रभान प्रसाद जो मतलब गर्मी में काला, उस गर्मी में भी काला कोट और काली टाई लगा के मतलब अपने उसके आर्गूमेंट में कोई तर्क ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है कि कोई ऐसी बात कहे कि लगे कि सेंसिबल बात कर रहा है ना। वो सीधे कहता है ये जाति तो ऐसे करती है। अरे भाई, वो जाति में जो सरकारी नौकरी है इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं, प्राइवेट में कोई नहीं जा रहा। और दूसरी चीज़, आप ना पूरे समाज को आप तोहमत देते हैं कि ये सफाई कर्मा है, तो आंकड़े बताओ कितना है, तो कितने परसेंट सफाई की नौकरी है? टोटल 2% सरकारी जॉब है। उस सरकारी जॉब में फिर इनका परसेंट निकाली तो पता चला कि करोड़ों की आबादी में 0.000 पॉइंट समथिंग ये लोग कर रहे हैं इसके बेंजिंग का काम। आप उससे पूरे समाज को ले रहे हो। आप जो पढ़ा लिखा तबका है, उनका ठीक ठाक पोजीशन में बैठे, उनसे क्यों नहीं चीज़ों का मतलब एग्जाम्पल देते हो? तो जो हम लोग सुनते थे पहले कि ब्राह्मणवाद का जो क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवाद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही कि अपने से नीचे के वर्ग को ऊपर नहीं आने देना किसी, और हमेशा ह्यूमिलिएट करना तरह तरह के से बातों से, शब्द जिसको बोलते हैं शब्द भेदी बाढ़, कि मैं ऐसी बात कह दूँ कि आपका मूड ही ऑफ हो जाए। तो वो इसी तरह की ये स्ट्रेटजी है इनकी। ठीक है, इनके जितने वकील हैं, जितने ये यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो मेंटली यहाँ से सीखे, पहले से मान रखे हैं कि ये ऐसे ही होंगे। तुम कभी नट जाति के बारे में जानते हो? कभी सपेरा जाति के बारे में जानते हो कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं? उनका पढ़ने लिखने का लेकर क्या नज़रिया है? ठीक है, पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो क्या प्रयास है उनका? वो प्रयास करते भी हैं, नहीं करते। तुमने रैंडमली वही दे दिया। जैसे पहले बोला जाता है कि ये डिमोरेटोरियस लोग हैं, दलित जातियों के बारे में यही बोला जाता है ना। जब अम्बेडकर ने जब काउंटर किया कि व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ मेरिट एंड व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ डिमेरिट, में जो लोग मेरिटोरियस कह रहे हैं वो मेंटली मान के चले हैं कि हम ज्ञानी आदमी हैं। तो अम्बेडकर कहते हैं कि डिमेरिटोरियस का मतलब क्या है? जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें आप डिमेरिटोरियस कह रहे हैं, है ना। जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें डिमेरिटोरियस, तो इन्हीं को मौका दो, चांस दो, ये प्रूव करेंगे। अगर नहीं प्रूव करें तब आप करना। तो आप देखें कि जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो लोग काउंटर भी कर रहे हैं, लगातार आगे आ रहे हैं। तो यहाँ अप्रिशिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही क्लास में जातियों को चुनिंदा कर लिया आपने। आपने अम्बेडकर साहब की बात कही है, जो कल भारत बंद था जी, 21 तारीख को, तो उसमें बाबा साहब की फ़ोटो, संविधान की फ़ोटो लेके लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है, संविधान है, ये सब चीज़ को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये चीज़ें, इसको लेके आप जो बाबा साहब का जो लॉजिक दिया, मैं उसी लॉजिक को लेके आपसे बात। अच्छा, जैसे आप मंदिर गए हैं ना, जाते ही होंगे? नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं, मतलब
नहीं पूजा पाठ करने, मंदिर तो आसपास होते हैं, हम लोग भी जाते हैं। हाँ, ठीक जाते है? निकलते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में बलि भी दी जाती है, काटा भी जाता है ना। और काटा जब जाता है तो किसका नाम लिया जाता है? ईश्वर का, भगवान का, जिसका भी हो। तो जब उसे बलि दी जाती है तो वो जो जानवर जिसको मार दिया वो उसको वो ले लेता है भगवान, उसको डायरेक्ट नहीं लेता ना। तो अंबेडकर के नाम पे एक तरह से वही चीज़ है कि अंबेडकर के नाम पे कुछ भी नाजायज ये करेंगे, सब का नाम अंबेडकर का दे दे। बाबा साहब ने दिया था, लेकिन अब पर्टिकुलर जातियों के लिए नहीं लिया था, खास जातियों के लिए नहीं लिया था कि लगातार वही लेते रहेंगे और आजीवन लेते रहेंगे। फिर एक आर्गूमेंट आता है कि भाई क्या इसमें 100% लोग अपवर्ड हो गए क्या, मतलब पढ़े लिखे हो गए सारे लोग नौकरी पे। भाई किसी भी समाज में 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, संभव भी नहीं है। संभव नहीं है किसी भी समाज में। लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया ना, तो अब आपका भी दायित्व है अपने समाज को उठाओ, कुछ जिम्मेदारी आप भी उठाओ ना। तो जिन जातियों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो अब आप उनको आगे नहीं आने दोगे। एक चीज़ और सर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक बरादरी का जैसे कि एससी में चमार बरादरी का कोई आदमी सांसद बन गया, तो अब होता क्या जा रहा है कि या तो उनका बेटा, उसके बाद बेटा, और लगभग खास जो जातियाँ आगे आ गई वो अपने बेटे अपने रिश्तेदार तक ही सांसद विधायक बनाना चाहती हैं। इसको लेके क्या नज़रिया आप? देखें, एक तो ये है सीधा सा मामला कि पहले आरक्षण को हम समझते हैं अच्छे से। फिर दूसरी चीज़ है कि आरक्षण में अभी हमें क्या चीज़ और चाहिए, ठीक है। जो अति दलित जातियां हैं उन्हें और क्या चाहिए विशेष तौर से, कि एक तो एजुकेशनल रिजर्वेशन में सब कैटेगरी होना चाहिए जो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरा है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए। जब तक राजनीति में के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा तो ये और भी गड़बड़ है। कि ये डर किससे रहे हैं कि अगर आरक्षण, जैसे आज की डेट में करंट 2024 में हम बात कर रहे हैं, चाहे मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे XYZ, कोई भी तात्या टोपे अपने को समझ रहा है बहुत लंबा चौड़ा ताकतवर नेता, अपने को दलित नेता मान रहा है, चाहे बड़ी बड़ी मूंछ वाला यह नेता है, ये ग्राम प्रधानी चुनाव जीतने की औकात नहीं रखते अगर आरक्षण आज ख़त्म हो जाए, ठीक है, या आरक्षण का बंटवारा हो जाए। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी तो बाकी जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना। तो फिर आप बनते रहो, अपने बच्चे को IAS बनाओ, लगातार बनाते जाओ, खुद MP बनाओ, MLA बनाओ, लगातार बनाते रहो। लेकिन जैसे ही चैलेंज मिलना आपको शुरू हो जाएगा फिर आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चिराग पासवान का वो गेटअप देखा है, आधा हाथ तक पूरा ऐसे कि इतना तो ब्राह्मण भी वो नहीं करता कर्मकांड जितना ये करता है, तिलक लगा के और रट्टू तोते तेरे बात करता है। कि ये कभी पार्लियामेंट पहुंचने वाली पर्सनालिटी लगता है क्या ये? अगर रामविलास पासवान का बेटा नहीं होता तो पार्लियामेंट में होता, ये पार्लियामेंट में होता, कभी नहीं हो सकता था। और आज भी अगर वर्गीकरण हो जाए, और राजनीति में वर्गीकरण होना ज़रूरी है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूंगा, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि एक जजमेंट और दें, और वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब कैटेगरी पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक वॉइसलेस है पीपल। हमारी बात आप तक, तो आपके माध्यम से कितने लोगों तक जाएगी? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 5 लाख, पूरे देश को नहीं जाएगी। ये तो मानते हैं ना। तो पूरे देश तक बात पहुंचाने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन है देश में? ये पार्लियामेंट है। तो जब तक हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे नहीं, लोग कैसे समझेंगे कि क्या बात हो रही है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में सब कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए, उसमें आरक्षण का वर्गीकरण उसमें ज़रूर होना चाहिए, सीटें निर्धारित होनी चाहिए, ताकि इनके लिए भी सीटें मुकर्रर किए जाए, ताकि ये भी लड़ सके। नहीं तो क्या होगा, हमारे नाम पे जीत के जाएगी मायावती, हमारे नाम पे जीत के जाएगा चिराग पासवान, हमारे नाम पे जीत के जाएगा चंद्रशेखर रावण। और जब ये वहाँ पे जाएंगे तो बात करेंगे अपनी अपनी जाति की, और फिर कहते हैं जातिवाद मुर्दाबाद। दोनों चीज़ साथ नहीं, जातिवाद मुर्दा, मतलब हम जब कह रहे हैं कि होना चाहिए तो कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, ये ब्राह्मणों की चाल है,
फूट डालने की। अरे अगर इतनी ही समझदार हो तो फिर वो स्वतः इसको आपने ब्राह्मणों की चाल पे एक बात बोला, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने कहा कि जो जजमेंट जो आया है इसको लेके फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये आरएसएस का है, बोले सरकार का है, बीजेपी का है। जी कैसे देखते हैं? देखें, उनके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है कि तो वही बता सकते हैं। नहीं, जब ये कह रहा है तो उससे लेना चाहिए। ठीक है, ये अगर है तो बताओ कि तुमने जब आरएसएस ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दे रहे थे, आपने फ़ोटो खींची, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की, कैसे आपको पता? इतना मतलब अंदर की बात आपको कैसे पता, जो बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा, तो आपको कैसे पता? सवाल ये है कि एक्चुअली ये चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कभी बोलेंगे कि सारे ब्राह्मण हैं जज, है ना? अरे भाई, सारे ब्राह्मण इसी केस में सारे ब्राह्मण हो गए, बाकी केसेस में ब्राह्मण नहीं थे जजेस। पहले क्यों नहीं आपने सवाल उठाया? अब चूंकि आपके उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि आपका जो रिजर्वेशन है सस्टेन नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो इसमें सब क्लासिफिकेशन, सब रिजर्वेशन कैटेगरी का होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस ने दिए, अगर है तो प्रूफ दो ना, कुछ दिखाओ ना। कुछ कौवा कान ले गया, सारे लोग मतलब कान के पीछे पड़ जाएंगे। मतलब आप ही समझदार हैं, बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए समावेशी जो हमारा संविधान है उसमें सबको आगे बढ़ने का हक है, और इसकी आज़ादी भी संविधान देता है, और संविधान की रिव्यू करने का जुडिशियल पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है ना, तो वो कर सकता है। और जो वेलफेयर स्टेट की जो बात है, स्वतः संज्ञान लेके भी चीज़ें ठीक की जा सकती है। जो अति दलित के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लेकर जो सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीज़न की जो बात की, ये बहुत सराहनीय सराहनीय काम है। मैं तो बहुत तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को भी देता हूं कि माननीय मोदी जी अपने रहते अगर ये चीज़ें करवा पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि हमेशा पेंडुलम जैसे कि कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड नहीं लेती है, हमेशा बीच में लटका के रखती है, और जब लटका रहेगा मामला तो उन्हीं जातियों को फ़ायदा होगा जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में है। तो इसमें क्लेरिफिकेशन कराना सरकार का काम है। मोदी जी से विशेष आग्रह है कि वो लोग जो वॉइसलेस है, जिनकी आवाज़ आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, या कोई माध्यम नहीं है आप तक बात पहुंचाने का, है ना, तो ऐसे में आपको भी सुप्रीम कोर्ट की तरह स्वतः संज्ञान में लेकर इन विषयों पर गंभीर चिंतन मनन करके एटलीस्ट जो अति दलित है, अति पिछड़े लोग हैं, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने में आपका बहुत योगदान और रहेगा, सराहनीय योगदान रहेगा, और आपको ये करना होगा। तो ये मेरी गुजारिश है भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से। थैंक यू। तो आपने सुना, कुलदीप सर ने कहा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ये बहुत ही सराहनीय है और ये होना चाहिए। इससे क्या है कि लोगों को आगे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और सर ने कहा कि पॉलिटिक्स में भी सब कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पे पार्लियामेंट में और असेंबली में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी बात को वहाँ रखता है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।